आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम भी थोड़े से प्रयास आपके लिए कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो आपके लिए जो मनोविज्ञान है, ठीक है, क्या है भाई, मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है आपके, ये और जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये मैं आपको पूरा करवाऊँगी, ये मैंने आपसे बोला है। तो करंट अफेयर की क्लास तो अपनी जो सुबह 10 बजे आती है और ये साइकोलॉजी की क्लास आपको 7:30 पे मिलती है। तो अभी तो ये क्लास आपको जो है फ्राइडे सैटरडे संडे को मिल रही है। तो आगे अगर कुछ चेंजेस होगा तो आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे भी अपने ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, आप परेशान ना हो। और वहाँ पे आपको PDF भी टाइम टू टाइम मिल जाती है। एक दो दिन थोड़ा लेट हो जाए तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए कि ये ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, कल हमने कहाँ पे जो है एंड की थी अपनी वीडियो। तो ये थी किसके अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन करता है, ये हमने किया था। तो इसमें आपको बताया था मैंने क्या कि आप जो है जब बर्थ लेते हैं, बर्थ से क्या है, जन्म से लेकर के क्या करते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तब तक भी अगर आपको क्या है कोई आके बोले, कोई आपको क्या दे, ज्ञान दे और ज्ञान क्या है, बार बार बोलता ही जाए तो काँव काँव करता रहता है, आपको बार बार बोलते रहते हैं। तो आपको लगता है ये मेरे कान में आके काँव काँव क्यों कर रहा है। तो काँव काँव से आपको याद रखना है, ठीक है। जन्म से लेकर वृद्ध तक है और सीखने संबंधी अनुभव है, तो उसको हमने ज्ञान वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये आपको पता चल जाएगा। काँव काँव से आपको क्रो एंड क्रो करना है। क्या करना है, क्रो एंड क्रो करना है, ठीक है। तो ये अपना सही था वहाँ पे, ये 4-5 बार आया भी है क्वेश्चन। तो ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। ये किसने बोला भाई, शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। तो ये हमने देखा था क्या है भाई, इसमें शैक्षणिक परिस्थिति आ रही है। तो शैक्षणिक परिस्थिति अब पढ़ाने के लिए कौन आएगा, शिक्षण करने के लिए कौन आएगा, तो शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक करने के लिए कौन आएंगे भाई, तो ये आएंगे अपने पास प्रोफेसर जी। और प्रोफेसर जी का नाम क्या है, तो प्रोफेसर जी का नाम है ट्रो। और ट्रो से हमें क्या बताया था आपको कि आपको याद रखना है कि क्यों, कि प्रोफेसर जी हमें पढ़ाने क्यों आ गए हैं, क्योंकि आपको कॉलेज में पढ़ाई तो करनी नहीं है, ठीक है। तो प्रोफेसर जी क्यों आए, तो क्यों से ट्रो, तो ट्रो ये आ जाएगा। आपको प्रोफेसर याद नहीं आएगा, नहीं वहाँ पे डायरेक्ट ट्रो आएगा। तो ट्रो अलग है, क्रो अलग है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे क्या है भाई, ये क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई, जो क्या है, शिक्षा का ही विज्ञान है। तो ये किसने बोला है, ये आपको बताना है। तो ये बात बोली थी E.A. पिल ने। किसने बोली है, E.A. पिल ने बोली है, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि पिल क्या है, पिल दवाई, अपन जो गोली रहती है पिल उसको बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, पिल किसकी लेनी है, पढ़ाई करने की लेनी है, ठीक है। तो शिक्षा वाली अगर कोई पिल मिल जाए कि जिसको पढ़ते ही अपने को क्या है सब कुछ याद हो जाए, तो अपन भी वो पिल ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे मिल गई है शिक्षा मनोविज्ञान में। बस ये याद रखने के लिए, ऐसी कोई दवाई नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ती है। बस ये याद रखना है कि पिल से क्या है, शिक्षा जो है मिलेगी आपको, ठीक है। दवाई लेने से शिक्षा मिलेगी, तो पिल से ये शिक्षा का विज्ञान हो गया है। 2-3 बार पूछा है ये भी, तो आप देख लेना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। क्या है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान जो है क्या है भाई, शैक्षिक अभिवृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। अब इसने यहाँ पे व्यवस्थित वर्ड दे दिया, आपको याद करवाया था भाई मैंने क्रमबद्ध अध्ययन से। अब यह कैसे याद करवाया था कि जो है शिक्षा लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। स्कूल में कौन जाता है, बालक जाता है। तो बालक क्या करता है, स्कूल में उसके लंच होता है, लंच में क्या करता है, टिफ़िन बॉक्स लेके जाता है। तो टिफ़िन बॉक्स में क्या है, वो टिफ़िन बॉक्स जो भी पैक करेगा तो उसको क्या है, उसको क्रमबद्ध जमाना पड़ेगा। तो क्रमबद्ध जमाएंगे तभी जाके वो सेट होता है, वरना वो सेट नहीं होता है, ठीक है, वो ओपन ही रह जाता है। तो इससे हमें याद हो गया, टिफ़िन से याद रखना है ये J.A. स्टीफन। और जो है क्रमबद्ध अध्ययन आ जाए या व्यवस्थित आ जाए, सीरियल वाइज जो भी है आपके पास में, तो ये वर्ड से आपको ये पकड़ना है, ठीक है। क्या, J.A. स्टीफन। तो ये आपके देखो सेकंड ग्रेड 22 में भी पूछा है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा है 22 में, और आगे भी आप देखना। तो ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो टिफ़िन से याद रखना है, टिफ़िन को सिस्टम वाइज जमाते, क्रम वाइज। तो ये आपके पास में आएगी बात, ठीक है। आगे चलते हैं।
शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए हुए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोगों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्या है भाई ये? शिक्षा मनोविज्ञान की क्या बोली है कि ये वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये मैंने क्या बताया था आपको कि शिक्षा देने के लिए आप क्या करेंगे, शिक्षण देंगे। शिक्षण देने के लिए आपको क्या है, अधिगम क्या है, सिखाना है बच्चों को, लर्निंग करानी है। तो लर्निंग कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भी वहाँ पे पढ़ के जाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, तब जाके आप वहाँ पे पढ़ा पाएंगे। क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे वहाँ पे तो बच्चे क्या कर देंगे, आपकी स्किन उधेड़ देंगे। क्या कर देंगे, स्किन उधेड़ देंगे। वैसे तो ऐसा कोई वो नहीं है, पर बच्चे आपको परेशान करके रख देंगे कि सर को तो ये भी नहीं आता। तो इससे आप याद रखें कि स्किन उधेड़ देंगे, मतलब यहाँ पे आपको प्रिपेयर करके जाना है, शिक्षण करके जाना है और फिर पढ़ाना है। तो शिक्षण अधिगम वर्ड आए आपके पास शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में, तो इनका यूज़ कब करते हैं, जब स्किन उधेड़ते हैं आपकी। तो स्किन उधेड़ दी स्किनर ने, ठीक है, याद होगा। आगे चलो, आगे क्या है भाई, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है। क्या करता है भाई, मनोविज्ञान। अब ये मनोविज्ञान की डेफिनेशन है, ना कि शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति के योग देता है। ये बात किसने बोली है, तो ये बात बोली है किसने, कॉल सैनिक ने तो हमने देखा ही नहीं, क्रो एंड क्रो ने भी नहीं बोली थी, ये तो ब्लेयर ने नहीं थी। तो ये डेफिनेशन थी कुप्पू स्वामी ने, ये डेफिनेशन दी है, ठीक है। कुप्पू स्वामी याद रखें, ये हमने पहले याद नहीं किया है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि अगर आपकी जो मन में कोई धारणा है, अनेक धारणा बना के आप बैठे हैं और आपकी धारणा को कोई अगर नहीं मानता है, उसको योग नहीं देता है, आप यहाँ तो देता है लेकिन आपको याद करने के लिए क्या करना है कि आपकी धारणाओं को कोई नहीं मानता है, तो आप क्या करते हैं, कुप्पे जैसा मुंह फुला के बैठ जाते हैं। तो कुप्पे जैसा मुंह फुला के नहीं बैठना है अगर आपकी कोई बात कोई नहीं माने तो अनेक धारणाएं हैं, अगर नहीं मानी तो कुप्पा हो जाएगा। कुप्पे जैसा मुंह नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ पे योग देता है तो कुप्पू स्वामी हो गया। और क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था, तो क्रो एंड क्रो ने बोला था कि जो मनोविज्ञान है वो मानव के व्यवहार का क्या है भाई, ये एक तो मानव के व्यवहार का और जो मानव के संबंध हैं उनका अध्ययन है। क्या है, मानव के व्यवहार का और मानव के संबंधों का क्या है, अध्ययन है। ये बात बोली है क्रो ने। अब ये हम देख रहे हैं मनोविज्ञान के लिए, और शिक्षा मनोविज्ञान के लिए क्या बोला था क्रो एंड क्रो ने, तो क्रो एंड क्रो ने बोला था कि जो बालक है, बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उसके अनुभवों का वर्णन जो है और व्याख्या, वही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो उसमें क्या बताया था कि जन्म से लेकर आप बुढ़े हो गए तब तक भी अगर आपको कोई कान में आके काँव काँव कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो वही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो काँव काँव से वो हो गया। अब वो वर्ड देखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान पूछा है या मनोविज्ञान। तो क्रो एंड क्रे की दोनों जगह अलग अलग डेफिनेशन है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या पूछा है, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हमने देखा था क्या अनुप्रयुक्त क्या होता है भाई, तो अनुप्रयुक्त वर्ड का मतलब अपन ने देखा था कि किसी के अनुसार क्या है, काम में आने वाला, सॉरी काम में नहीं आने वाला, सॉरी फ्रेंड्स, कल भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूज होके गलत बता दिया था, तो उसको भी करेक्ट कर लेना। अनुप्रयुक्त मतलब होगा अप्लाइड, क्या है, अप्लाइड करने वाला है, ये आपके काम में आता है, तो ये अप्लाइड वाला है। और उपयुक्त जो था वो काम में नहीं आता है, तो ऐसे आप उसको देख लेना, अभी हम देखेंगे। तो अप्लाइड वाला कौन सा है, असामान्य तो नहीं है, एबनॉर्मल तो वैसे ही नेगेटिव हो गया, प्रयोगात्मक में क्या है, ये भी गलत है, तुलनात्मक में ये भी गलत है, और अप्लाइड में क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान में ये बिल्कुल सही है। अब हम आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। तो है मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है, इसकी प्रमुख दो शाखाएं हैं। तो एक तो है जो मौलिक, मूलभूत, सैद्धांतिक या प्योर नाम से आ जाए आपके पास, क्या आ जाए, मौलिक आ जाए, मूलभूत आ जाए, सैद्धांतिक आ जाए या प्योर नाम से आ जाए। तो प्योर साइकोलॉजी ऐसा आ जाए, तो इसमें क्या आती है, इसमें आते हैं एक तो सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य भी आएंगे इसमें, असामान्य भी आएंगे, नॉर्मल भी आ जाएगा, एबनॉर्मल भी आ गया, सामाजिक भी आ गया भाई, कौन से आ गए, सोशल वाला भी आ गया, और इधर प्रयोगात्मक आ गया जो कि एक्सपेरिमेंटल है, ये भी किस में आता है, तो ये भी प्योर में आता है, ठीक है। अब विकासात्मक जो है, विकासात्मक के प्रतिपादक कौन थे, तो ये जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे हम आगे जाके, वो इनके प्रतिपादक थे विकासात्मक साइकोलॉजी के। पशु मनोविज्ञान के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, तो इन्होंने क्या किया था, किस पे प्रयोग किया था,
तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था कैट पे। कैट पे क्या किया था? बिल्ली पे इन्होंने प्रयोग किया था। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो कि उसमें आते हैं संबंधवाद का, उद्दीपक अनुक्रिया का, एसआर स्टिमुलस वाली थ्योरी, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, ये सब हम आगे जाके देखेंगे। तो बिल्ली ने क्या किया था? बार बार है क्या किया था? जो लीवर था उसको दबाने की कोशिश की थी। तो पहली बार में वो नहीं दबा पा रही थी उसको, तो उसको पता नहीं था, तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो बाद में उसको पता चला, प्रयास करते बार बार उसने जो है दरवाज़ा खोल लिया था पिंजरे का। ऐसा कुछ यहाँ पे प्रयोग है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम बिल्कुल जीरो से लेके आपको लेके चल रहे हैं, जीरो से समझ के कि आपको कुछ भी नहीं आता साइकोलॉजी में, तो उसी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। बस आपका साथ बना रहे और विश्वास बना रहे, यही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। विभेदक विज्ञान, अब है विभेदक विज्ञान, डिफरेंशिएट वाली। गतिशीलता विज्ञान है, तुलनात्मक मनोविज्ञान, ये सब किस में आते हैं? प्योर पार्ट में आते हैं, साइकोलॉजी के प्योर पार्ट में। अब है व्यवहारिक या फिर अनुप्रयुक्त जो शब्द है, अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड में क्या हो जाएगा? अप्लाइड में हम इनको अप्लाई कर देंगे। तो कल थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया था आपको ये अनुप्रयुक्त और उपयुक्त वाला, तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसमें मनोविज्ञान नियमों और सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से व्यवहार में लाने की चेष्टा करते हैं। क्या करते हैं? नियम और सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारात्मक पहलू से संबंधित है और पहले नंबर पे इसमें नैदानिक और चिकित्सा मनोविज्ञान है। औद्योगिक शिक्षा है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है, विद्यालय में जो आपको साइकोलॉजी वो है, प्रौढ़ है, और परा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, ये सब है यहाँ पे। तो इनमें क्या है? ये सारे के सारे जो है नियम और सिद्धांत उनका पालन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ लिया, शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है। तो अभी हमने देखा है सैद्धांतिक, तो क्या हो गया? वही सैद्धांतिक शुद्ध प्योर, तो प्योर वाला तो गलत है। आधारभूत में क्या हो गया? आधारभूत में फंडामेंटल, ये भी उसमें ही था, ये भी गलत है। उपचारात्मक चिकित्सात्मक मनोविज्ञान है क्या ये शिक्षा मनोविज्ञान? तो शिक्षा मनोविज्ञान ये नहीं है, ये है व्यवहारात्मक। व्यवहार के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, व्यवहारात्मक पहलू से ये संबंधित है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है अपना। ये रिसेंटली जो 2023 में पीटीआई एग्ज़ाम हुई थी उसमें आया था। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, कौन सी शाखा है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान। तो बार बार ये प्रश्न आएगा, तो आपको व्यवहार ही याद रखना है, बार बार आएगा। देखो घुमा के पूछा है, यहाँ क्या पूछा है? शिक्षा मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित शाखा है। यहाँ पे डायरेक्ट ही पूछ लिया, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है कौन सी? प्रायोगिक नहीं, ये तो प्योर में है, ठीक है। सामाजिक वाली भी प्योर में है। व्यवहारात्मक तो बिल्कुल सही है, बिहेवियरल है। विकासात्मक भी किस में थी? तो ये भी अपने विकासात्मक वाली भी कहाँ पे थी? प्योर में ही थी। और इसके प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे जीन पियाजे का हम विकासात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे बाद में जाके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्योर में थे। हमें तो सिर्फ देखना है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान जो क्या है? अप्लाइड है। तो अप्लाइड क्या है? व्यवहार को अप्लाई करते हैं, तो व्यवहार से ये हो गया, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन से क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आते हैं? भाई नहीं पूछा है तो नहीं को ध्यान से पढ़ो। मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आते हैं। असामान्य मनोविज्ञान, तो ये तो आता है कौन से वाले में? प्योर वाले में। औद्योगिक भी आता है। औद्योगिक किस में आता है? अप्लाइड वाले में आता है, ठीक है, अप्लाइड में आता है। आर्थिक वाला जो है, आर्थिक आता है क्या? आर्थिक नहीं आता, आर्थिक हमने नहीं देखा है किसी में भी। और पशु मनोविज्ञान, तो पशु मनोविज्ञान भी आते हैं। पशु मनोविज्ञान कौन से में आता है? तो ये आता है अपने प्योर पार्ट में, ठीक है। पशु मनोविज्ञान किस में आएगा? प्योर वाले में आएगा। और इसके प्रतिपादक कौन थे? अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, थॉर्नडाइक थे। इन्होंने क्या किया था? बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, ठीक है। कैट के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। आगे जाके हम व्याख्या से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। तो क्षेत्र कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? कौन सा नहीं है? तो व्यक्तिगत समानताएं हैं, मूल्यांकन है, पाठ्यक्रम का निर्माण है, या फिर अधिगम है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान में अपन मूल्यांकन भी करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्धारण भी करते हैं, और अधिगम की बात भी करते हैं, लर्निंग की बात तो करते ही हैं, सिखाने की। तो ये सारे तो सही है, लेकिन जो व्यक्तिगत समानता हैं उनकी बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं कि व्यक्तिगत जो है सभी लोग क्या है अलग अलग होते हैं। तो इस तरह की बात यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है।
तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो ये वाला गलत है, तो जो गलत है वही सही है, तो ऐसे अपना सही हो गया। अब शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य क्षेत्र देख लेते हैं। तो सामान्य क्षेत्र में है वंशानुक्रम और वातावरण। क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण है। विकास है, डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज है। यहाँ पे इसने बोला है समानताएं हैं, समानता नहीं है भाई, विभिन्नताएं हैं, सब व्यक्ति अलग अलग है। अब कोई सोचे कि मैं तो इनकी तरह हो जाऊँ, मैं तो मैडम की तरह हो जाऊँ या किसी और की तरह हो जाऊँ जिससे आप कंपेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं है। सब अपने अपने आप में क्या है, यूनिक है, सबको अलग अलग क्वालिटी दी है भगवान ने। आपने जो भी अर्जित किया है, जो भी है वो आपका रहेगा, ठीक है, कोई और आपसे उसको नहीं चुरा सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, समानता नहीं है। अगर समानता होती तो भगवान एक ही इंसान बना देता ना, इतने सारे इंसान क्यों बनाने थे, भगवान को सृष्टि की रचना ही क्यों करनी थी। तो सब यहाँ पे अलग अलग है, विभिन्नता देखनी है, समानता यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। व्यक्तिगत समानता इसका क्षेत्र नहीं है, यही बोला है इन्होंने। फिर है अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस है, पाठ्यचर्या है, सिलेबस है, सॉरी करिकुलम है। ये पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस पाठ्यचर्या होता है, करिकुलम। आगे जाके हम इसमें डिफरेंस भी देख लेंगे। निर्माण और विकास, विशिष्ट बालक, स्पेशल जो स्टूडेंट है, चाइल्ड है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्या है, फिजिकल हो गया, मेंटली हो गया, सोशली, इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो सारी बात की जाती है। निर्देशन और परामर्श की, गाइडेंस की और काउंसलिंग की। मापन मूल्यांकन की बात की जाती है। समूह गतिशीलता, अनुसंधान, रिसर्च, अनुशासन, डिसिप्लिन, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, ये सब यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान में। इसीलिए हम क्या है, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमें भी बच्चों को जाकर स्कूल में साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना रहता है, इसलिए हमारे सिलेबस में ये टॉपिक रखा गया है, ठीक है। तो इसको हमें मन नहीं करे तब भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सभी जो भी शिक्षक संबंधी एग्ज़ाम है उसमें आता ही आता है ये टॉपिक। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाहे अभी आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं है, मान लीजिए आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, मान लीजिए बाद में, अभी नहीं हो पाए बाद में कभी करें। रीट की करेंगे तो रीट में भी L1 हो या फिर L2 हो, दोनों में ये टॉपिक पूरा आता है। ये पूरा जो भी है अपने को साइकोलॉजी और बाल विकास जो है पूरा पढ़ना पड़ता है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसमें से क्वेश्चन भी इजी होते हैं, करना आसान होता है, और अपने साथ में जो चीज़ें हो रही हैं उनसे रिलेट करके हम पढ़ते हैं। तो ज़्यादा कठिन ये विषय नहीं है, बस आपको ध्यान लगा के पढ़ना है, सुनना है और अपने मन में चीज़ों को एनालिसिस करते जाना है, ठीक है। इसमें आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत करे। अब आगे देखते हैं लिंडग्रेन। क्या है भाई? लिंडग्रेन जो है मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं भाई? तो इन्होंने बताया अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता मतलब शिक्षार्थी, शिक्षार्थी मतलब मैंने आपको क्या बताया, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट याद रखना है, ज़्यादा जल्दी आसान से याद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप। फिर है सीखने की परिस्थिति। क्या है भाई सीखने की परिस्थिति? सीखने को बोलते हैं हम अधिगम, लर्निंग, ठीक है। मापन और मूल्यांकन बोला है। फिर है निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य। तो ये सब बोला है लिंडग्रेन के अनुसार। अब जो गैरिसन है, फिर गैरिसन आए, गैरिसन ने बताया कि भाई मेरे अनुसार तो 4 ही क्षेत्र हैं। तो इन्होंने बताया कि एक तो बालक का विकास है। अब बालक के विकास में क्या है, विकास की प्रक्रिया बता दी, बुद्धि की प्रकृति बता दी, भाषा और चिंतन बता दिया बालक के विकास में, ठीक है। फिर इन्होंने बताया दूसरे नंबर पे अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है, लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस। विद्यार्थियों के विकास का मूल्यांकन, कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है, उसका अपन को मूल्यांकन भी करना पड़ेगा, एवोल्यूशन भी करना पड़ेगा। तो ये सब बताया है गैरिसन ने। फिर है बालकों का निर्देशन करना है, डायरेक्शन देना है उनको, ठीक है, कि आप कैसे क्या कीजिए। तो व्यक्तित्व संबंधी जो समाज योजनात्मक समस्याएं हैं और शिक्षक शिक्षार्थी जो संबंध है वो सब यहाँ पे इसमें बताएं। तो 4 तो इसने बताए हैं गैरिसन ने, और लिंडग्रेन ने बताए हैं 5 क्षेत्र, ठीक है। तो इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको क्या है, ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। नेगेटिव पूछा है, तो देखो भाई कौन सी नहीं है विशेषता। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र जो है दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। तो जी नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना थोड़ी है। इसका तो मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवहार का अध्ययन करना है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है, जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन करना है, ये सब है। तो दर्शन शास्त्र की जैसी कोई बात नहीं की है, तो ये गलत है। अपना जो गलत है वही सही है, तो आंसर तो ये हो गया। अब आगे भी देख लो कि जो विशेषता है वो भी रिवाइज हो जाएगी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है भाई, तो मानव व्यवहार है, बिल्कुल सही बात है।
शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। वही बात वापस बोल दी, ठीक है। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये सब क्या है, बिल्कुल सही है। ये गलत था तो ये गलत है, ये इसलिए ये क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। वापस वही पूछ लिया कि शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा नहीं है भाई, अब ये बता दो। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा नहीं है? सीखने की प्रक्रिया तो है, लर्निंग प्रोसेस तो है, बिल्कुल है, ठीक है। मापन और मूल्यांकन, तो मापन और मूल्यांकन भी है। मूल्यांकन कैसे करेंगे बच्चों का, तो मूल्यांकन भी करना पड़ेगा ना, तो मूल्यांकन करेंगे। खेलों का प्रशिक्षण जैसी हमने कोई बात यहाँ पे नहीं की है शैक्षिक मनोविज्ञान में, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण तो हमने किया है, पाठ्यक्रम निर्माण किया है, बिल्कुल सही है। तो ये सब तो इसके क्षेत्र हैं, 1, 2, 4 तो, लेकिन 3 जो है इसका क्षेत्र नहीं है। खेलों की ट्रेनिंग जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। अब है लिंडग्रेन के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। तो जो ये थे लिंडग्रेन जी, इन्होंने क्या है 5 क्षेत्र बताए थे। तो कौन कौन से बताए थे? तो लिंडग्रेन ने एक तो बताया था क्या, यही अधिगमकर्ता क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट है, शिक्षार्थी है, जो भी वर्ड आए आपको पकड़ लेना है, बिल्कुल ठीक है। शिक्षक, शिक्षार्थी, बालक या अधिगमकर्ता, तो ये तो सही है, ये लिंडग्रेन ने बोला है भाई। अधिगम विषय वस्तु है, अधिगम विषय वस्तु है क्या, तो अधिगम विषय वस्तु बिल्कुल हमने नहीं देखा था इसमें, अधिगम विषय वस्तु लिंडग्रेन के अनुसार नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या ऑप्शन दिए हैं इसने, तो गलत तो यही हो गया कि नाभीय क्षेत्र में नहीं है। तो 5 क्षेत्र थे, उसमें से एक ये गलत हो गया है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, अधिगम प्रक्रिया बोला है क्या, तो अधिगम प्रक्रिया, जी हाँ, इसने बिल्कुल बोला है। अधिगम प्रक्रिया के बारे में, सीखने की प्रक्रिया के प्रतिरूप के बारे में इसने बताया है, ये सही है। अधिगम परिस्थिति, तो अधिगम परिस्थिति के बारे में भी इन्होंने बताया है। सीखने की जो परिस्थितियाँ हैं वो भी लिंडग्रेन के अनुसार बताई गई है, तो ये तो सही है। गलत कौन सा हो गया? गलत अपने पास हो गया अधिगम की विषय वस्तु, ठीक है। विषय वस्तु जैसा इसने कुछ नहीं बोला, तो सेकंड ऑप्शन जो था वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अधिगम की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान की निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है, यह आपको बताना है। क्या है भाई कि अध्यापक की जो अभिवृत्ति है और व्यवहार है वो शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र में है, तो अधिगमकर्ता तो स्टूडेंट ही है, ठीक है। और अधिगम की प्रक्रिया जो है लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया और अधिगम की परिस्थिति, तो अधिगम की जो परिस्थिति है वही आपकी अभिवृत्ति और व्यवहार के क्षेत्र में आती है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल सही है, बाकी सब रॉन्ग है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में कौन आता है ये बताना है। तो शिक्षार्थी तो बिल्कुल पहले नंबर पे शिक्षार्थी ही हैं, स्टूडेंट आ जाए, शिक्षार्थी आ जाए, या फिर क्या आ जाए आपके पास, अधिगमकर्ता आ जाए। तो आपको समझ जाना है कि अपने पास में किसकी बात हुई है, स्टूडेंट की बात हुई है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में स्टूडेंट नहीं होगा तो फिर कौन होंगे, तो स्टूडेंट तो बिल्कुल होंगे। सीखने की प्रक्रिया भी होगी, अब सिखाएगा कौन, तो सीखने के लिए क्या है, प्रोसेस भी लगेगी, तो प्रोसेस तो होगी ही। अब सिखाएगा कौन, तो शिक्षक सिखाएगा, जो कि अभी ऑप्शन में है नहीं अपने पास। सीखने की परिस्थिति भी होगी, ठीक है, ये भी सही है। निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य, तो इसका भी बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4 चारों ही पॉजिटिव ऑप्शंस हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है भाई, ये बता दो। तो शिक्षक से है क्या, शिक्षण से है क्या, कक्ष वातावरण से है, या फिर विद्यार्थी से है। तो कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है वो आपको चुनना है। अब आपको लग रहा होगा सारे ही सही हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल सारे ही सही हैं। शिक्षक होगा, पहले टीचर होगा, तो टीचर क्या करता है, टीचर आपको पढ़ाता है, शिक्षण करता है। अब पढ़ाएगा कहाँ पे, तो कक्ष में पढ़ाएगा, वातावरण अच्छा होना चाहिए। और किसको पढ़ाएगा, तो विद्यार्थियों को पढ़ाएगा, अधिगमकर्ताओं को पढ़ाएगा। तो चारों ही राइट हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान में 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है, ठीक है। आगे चलो, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, वापस वही, शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है, तो वापस घुमा फिरा के पूछ लिया। अधिगमकर्ता स्टूडेंट हो गया, बिल्कुल सही है ये तो। अधिगम की प्रक्रिया भाई सीखने की प्रक्रिया हो गई, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल सही है। अधिगम स्थितियाँ जो है वो हो गई, अधिगम स्थितियाँ क्या है ये भी सही है। और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी अपना आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट है। देखो, फर्स्ट ग्रेड में 16 में पूछा, फर्स्ट ग्रेड में ही 14 में भी पूछ लिया, फर्स्ट ग्रेड में ही 16 में वापस रिपीट,
और फिर सेकंड ग्रेड में रिपीट कर दिया 2018 में जो हुई थी। तो देखो ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखो वही क्वेश्चन था, 14 में पूछा था सेकंड ग्रेड में, फिर यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया वही क्वेश्चन घुमा फिरा के। बस यहाँ पे शिक्षक की जगह तो क्या दे, शिक्षक नहीं दिया ऑप्शन में, शिक्षण नहीं दिया, और क्या दे दिया, विद्यार्थी की जगह अधिगमकर्ता दे दिया। ऐसे कुछ वो कर देगा तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे घुमा फिरा के, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये जो प्लेलिस्ट है आपके लिए, कोई सी भी एग्ज़ाम आप देंगे ना जिसमें साइकोलॉजी आती है, सब में बेनिफिशियल रहेगी। ये नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, सेकंड ग्रेड है या फिर जो भी है रीट वालों के लिए, सब इसको देख सकते हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री होके आपको ज़रूर यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। शिक्षक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है, भाई कौन है सम्मिलित ये बता दो। तो समाज है क्या, तो समाज तो नहीं है, समाज जैसी तो हमने कोई बात नहीं की, समाज को थोड़ी यहाँ पे ज्ञान देंगे, तो ये नहीं है। अधिगम करने वाला, तो अधिगम करने वाला कौन है भाई, तो अधिगम करने वाला स्टूडेंट ही है, तो स्टूडेंट है। अधिगम की प्रक्रिया, तो प्रोसेस तो होगी ही, सिखाना तो पड़ेगा ही, और अधिगम की सिचुएशन भी तो होगी, पहले सिचुएशन होगी तभी तो कोई पढ़ने आएगा, अधिगम करने वाला आएगा, और फिर हम उसको पढ़ाएंगे तो प्रक्रिया लगेगी। प्रक्रिया जो है कौन करेगा, तो टीचर करेगा, तो शिक्षक ऑप्शन में है नहीं तो वो भी सही हो जाता। तो एक तो गलत है, समाज को नहीं बात करते हैं यहाँ पे, हम जो है बच्चों की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये अपने 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, जो कि अपने को थर्ड ऑप्शन में दिया है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो वही क्वेश्चन वापस घुमा फिरा के है, कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आता, नहीं आता बताना है। तो कौन सा नहीं आता है, वंशानुक्रम और वातावरण तो आता है, ये तो हमने पहले नंबर पे यही देखा था, वंशानुक्रम और वातावरण तो आता है। व्यक्तिगत भिन्नता, तो व्यक्तिगत अब की बार इसने भाई भिन्नता दे दी है, तो बिल्कुल सही है भाई, भिन्नता होती है, सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, तो भिन्नता तो बिल्कुल सही है। पहले क्या दे दिया था, आप उनको समानता दे दिया था, तो समानता गलत थी, सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो दोनों ऑप्शन तो ये सही है। अभी तक ये पूछ रहा है नहीं है, तो पारेंद्रिय ज्ञान, तो पारेंद्रिय ज्ञान में क्या होता है, इसमें हमें जो अपनी इंद्रियों का ज्ञान होता है उसके बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बताया जाता है। तो ऐसा कुछ भी काम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता है, तो ये अपने रोंग हो जाएगा। जो रोंग है वही क्या है, आंसर है, तो थर्ड ऑप्शन अपना आंसर है। और ये इधर इन्होंने बात की है अधिगम प्रक्रिया की, तो अधिगम प्रक्रिया अपना बिल्कुल सही है, सीखने की प्रक्रिया करेंगे जो कि अपने शिक्षा मनोविज्ञान में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है भाई, पुनर्जन्म और टेलीपैथी जैसे अतीन्द्रिय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। अब आगे चलो, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है ये बता दो जल्दी से, तो कौन सा है बताओ जल्दी। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है, तो सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में ये व्यापक है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल, ये शिक्षा मनोविज्ञान व्यापक है जनरल साइंस से, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है, तो सीमित ये नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, ये सीमित क्षेत्र इसका नहीं है। सामान्य मनोविज्ञान जो है व्यापक है, और इसकी शाखा ही क्या है, इसकी ही ब्रांच क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। और सामान्य मनोविज्ञान की अन्य भी शाखाएं जैसे कि हमने आगे देखी थी, ठीक है। कौन कौन सी देखी थी वापस बता देते हैं। तो हमने देखी थी एक तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान, फिर मानव प्रयोगात्मक विज्ञान, पशुओं पे भी प्रयोग किए थे, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, सामान्य असामान्य, निदानात्मक उपचारात्मक, समाजवादी, संज्ञानात्मक, बाल विज्ञान, किशोर विज्ञान, प्रौढ़ विज्ञान, परा विज्ञान, औद्योगिक विज्ञान, औपचारिक, अनौपचारिक, शारीरिक, सुधारात्मक, सामाजिक, ये सब हमने देखा था। तो ये अपना क्या है, सामान्य मनोविज्ञान सीमित नहीं है, इसके ये सब पार्ट्स हैं, तो ये सीमित है, ये इसने बोल दिया यहाँ पे, तो ये सीमित नहीं है, ठीक है। अब है इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान के बराबर है, ठीक है, सामान्य मनोविज्ञान के बराबर है, ये उसका ही पार्ट है। कभी इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक और कभी सीमित है, तो ये भी सही है, कभी तो ये व्यापक है और कभी ये सीमित है। सबसे उपयुक्त यही है इनमें से। अब आपको लगेगा कि सारे ही सही हैं, लेकिन इसने इसमें बोल दिया कि सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है, तो सीमित है ये, सॉरी मैंने यहाँ बता दिया कि सीमित नहीं है, तो सीमित है ये, ठीक है, लिमिटेड है, इसमें इसके जो भी अपनी ब्रांचेस दिए वही आती है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
अब नेक्स्ट क्या है, संप्रत्यय। संप्रत्यय क्या है भाई, कॉन्सेप्ट है संप्रत्यय। संप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है। तो कॉन्सेप्ट की बात करनी है अधिगमकर्ता से। अधिगमकर्ता स्टूडेंट हो गया, सीखने की प्रक्रिया हो गई, अध्यापक सीखने के वातावरण से। तो कॉन्सेप्ट क्या है, संप्रत्यय निर्माण। कॉन्सेप्ट निर्माण किसके करेंगे आप, तो किसके करेंगे भाई, तो ये सीखने की प्रक्रिया से करेंगे। तो सीखने की प्रक्रिया से आप क्या कर देंगे, कॉन्सेप्ट का निर्माण कर देंगे। तो अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया जो है लर्निंग प्रोसेस, उसमें मानसिक क्रियाएं जैसे कि क्या क्या आती है, स्मृति आती है, प्रत्यक्षीकरण आता है, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, संप्रत्यय निर्माण और सीखने के नियम और सिद्धांत इसमें आते हैं। किस में आते हैं, ये आते हैं लर्निंग प्रोसेस में। लर्निंग प्रोसेस में क्या आता है, मानसिक क्रियाएं, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, संप्रत्यय निर्माण, सीखने के नियम और सिद्धांत, ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिगम समस्याओं का निदान और उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, क्या करना है, इसमें निदान करना है समस्याओं का, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उनका उपचार भी करना है। तो ये किस में आता है, तो ये आता है अधिगमकर्ता में नहीं है, अधिगम परिस्थिति में भी नहीं है, शिक्षण प्रक्रिया भी नहीं है, ये आएगा अपने अधिगम प्रक्रिया में। क्या करेंगे हम, निदान और उपचार करने के लिए क्या करेंगे, प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो प्रोसेस का यूज़ करेंगे, सीखने की प्रक्रिया का यूज़ करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। क्या पूछ रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता, ऑप्शन देख लेते हैं। तो सीखने की प्रकृति, तो सीखने की प्रकृति तो आती है। मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और विकास, तो ये भी आता है। वैयक्तिक मतभेद, वैयक्तिक मतभेद जो है ये भी इसमें आते हैं। लेकिन जो मानसिक रोग है इनको हम क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं देखते हैं। इनको हम जो है असामान्य जो है एबनॉर्मल जो साइकोलॉजी है या फिर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है साइकोलॉजी है उसमें देखते हैं। तो ये मानसिक रोग वाला अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी में नहीं आता है, तो इसको रॉन्ग कर देंगे। जो रॉन्ग है वही आंसर है, तो यही अपना आंसर है। मानसिक रोगों का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। वापस वही पूछ लिया है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा नहीं है ये बता दो भाई। तो सीखने का स्टेटस, तो सीखने का स्टेटस जैसी तो कोई बात की नहीं। सीखने की स्थिति तो बात की है, ये सही है। सीखने की प्रोसेस की भी बात की है भाई, प्रोसेस भी लगेगी, पहले सिचुएशन आएगी फिर प्रोसेस करेंगे। सिखाएगा कौन, तो सिखाएगा तो शिक्षक, और कौन सीखेगा, तो सीखने वाला होगा, ठीक है, स्टूडेंट, अधिगमकर्ता। तो ये सब बात की है, सीखने के स्टेटस जैसी कोई बात नहीं की है, तो ये रॉन्ग है, तो ये ही अपना सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में क्या है, अधिगमकर्ता स्टूडेंट है, अधिगम की प्रक्रिया है और अधिगम की परिस्थिति है। अधिगम आए या सीखना वर्ड आए एक ही बात है, ध्यान में रखना है। ज़्यादा समझ नहीं आए तो लर्निंग वर्ड देख लेना इंग्लिश में। तो लर्निंग का मतलब अधिगम है, बिल्कुल आसानी से याद रहेगा इंग्लिश में देखोगे तो। और वैसे भी इंग्लिश के जो ऑप्शन होते हैं वही सही होते हैं, तो थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी जो है साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को पढ़ने की आदत डालें, जिससे आपका क्या है एग्ज़ाम में समय बचेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है। ये केंद्रीय क्षेत्र इसका बिल्कुल रट लेना है। केंद्रीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो केंद्रीय क्षेत्र में देखो ये है, अधिगमकर्ता स्टूडेंट है, प्रोसेस है और परिस्थिति है। तीन चीज़ें तो बिल्कुल रट्टा मार लेनी है, बहुत ही बार बार आ रही हैं। अधिगम की प्रक्रिया है भाई, है। समुदाय है क्या, समुदाय है क्या, तो समुदाय जैसी तो कोई बात ही नहीं की। प्रबंधन जैसी कोई बात नहीं की। मेजरमेंट की भी कोई बात नहीं की। यहाँ पे तो हमने तीन ही बात की है बस। क्या क्या भाई, अधिगमकर्ता होना चाहिए, प्रोसेस आनी चाहिए और सिचुएशन होनी चाहिए। ये सब तीन बातें याद रखनी है। तो इसने एक ही दिए यहाँ पे, अधिगम प्रक्रिया, यही अपना सही है। सेंट्रल जो एरिया है वो यही है शिक्षा मनोविज्ञान का। आगे देखते हैं, आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक जो सही है वो बता दो भाई। तो क्या बताएंगे, यह मनोरोगों का अध्ययन है, शिक्षण अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन है। क्या है, मनोरोगों का अध्ययन है या फिर मनोरोगों का अध्ययन, तो ये जनरली नहीं है। लेकिन अब आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या है, शिक्षण है, अधिगम है और अधिगमकर्ता का अध्ययन है। तो ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, अभी अभी पढ़ा ही था।
शिक्षण है, अधिगम है, सीखने की प्रक्रिया है, अधिगमकर्ता स्टूडेंट है, इनका अध्ययन इसमें करते हैं। तो ये बात तो सही है। यह बुद्धि परीक्षणों का अध्ययन है, तो बुद्धि परीक्षण जैसी कोई बात हमने यहाँ पे अभी तक की नहीं है, तो सबसे उपयुक्त तो ये नहीं है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है, इसमें से यही आएगा, शिक्षण, अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है, इसलिए अपना सेकंड ऑप्शन ही राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है भाई, अधिगमकर्ता है, अधिगम प्रक्रिया है, इनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित है। तो अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व से है? नहीं जी, ये बिल्कुल नहीं है। अधिगमकर्ता के विकास से है क्या? तो ये भी नहीं है। शिक्षक के व्यक्तित्व से नहीं, इसका कोई लेन देना नहीं है यहाँ से। तो इसका लेना देना है अधिगम परिस्थितियों से। किससे है? अधिगम की परिस्थितियों से लेना है। तीन ही चीज़ें याद रखनी है आपको, किसमें? केंद्रीय क्षेत्र में। मैंने आपको शिक्षक भी बताया था, ठीक है, तो उसको अभी स्किप करें, वो नहीं है। तो अधिगमकर्ता, सबसे पहले तो क्या आएगा भाई, अधिगमकर्ता आएगा। अधिगमकर्ता में कौन है? अपने स्टूडेंट है, स्टूडेंट की बात हो रही है, स्टूडेंट आ गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन आ गया? तो दूसरे नंबर पे आ गई प्रोसेस। क्या आ गई? प्रोसेस आ गई, किसकी? अधिगम की प्रोसेस आ गई। तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे अधिगम की परिस्थिति आ गई। क्या आ गई? अधिगम की परिस्थिति आ गई। तीन चीज़ें याद रखनी है। अब इसने यहाँ पे दो तो दे ही दी थी, अधिगमकर्ता दे दिया और अधिगम की प्रक्रिया भी दे दी, तो बचा क्या अपने पास? परिस्थिति बची। तो परिस्थिति बस ही क्या है, हमने ये उत्तर भी लगा दिया और ये उत्तर सही भी हो गया अपना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो जाति का, बुद्धि का, रुचि का, अभिप्रेरणा का। तो जाति जैसी कोई बात नहीं की यहाँ पे, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा तो है आगे जाके। और यहाँ पे क्या है? आत्म प्रत्यय जो है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, तो इन सब की बात इसने की है। फिर आ गया लिंग, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, अभिप्रेरणा, तो लिंग जैसी बात इसने नहीं की, ये गलत है। अभिप्रेरणा, आत्म प्रत्यय, शारीरिक संरचना, रुचि, तो इसमें से भी शारीरिक संरचना नहीं है। तो सबसे सही ऑप्शन यही है, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा। इन सब की बात जो है यहाँ पे हम शिक्षा मनोविज्ञान में करेंगे आगे जाके, तो ये आप देखना, ठीक है। ये अपने टॉपिक भी है, बाद में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, जाति, लिंग, शारीरिक संरचना का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता, इसलिए अपना विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देखो, आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। तो कौन प्रदर्शित करता है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को। प्रकृति हमने देखी थी इसकी, कि इसकी प्रकृति क्या है, धनात्मक है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल धनात्मक है। नियामक है क्या? तो नियामक भी है। व्यवहारगत विज्ञान, तो देखें यहाँ पे क्या करना है हमें, तो धनात्मक भी सही है, व्यवहारगत भी सही है और नियामक भी सही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्या किया इसने, 1 और 2 दे दिया, 2 और 3, 1 और 3 और 1 और 3। अब सबसे उपयुक्त कोड अपने को देखना है यहाँ पे, तो सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा? धनात्मक तो आएगा ही, व्यवहार भी आएगा। नियामक में क्या है, नियम की बात भी करते हैं, तो कभी क्या है, थोड़े से नियमों के इधर उधर भी चलती है बातें, व्यवहार के ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो व्यवहार वाला बिल्कुल सही होगा। तो व्यवहार के साथ में जो है अपने को 1, 3 में एक ही ऑप्शन दिया है, इसलिए हम इसका ऑप्शन ये लगाएंगे। आरपीएससी ने भी यही माना है, इसको वैसे 1, 2, 3 देना चाहिए था, ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं है, तो 1, 3 आपका सही होगा। आगे देखो, अब शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो रिवाइज करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में हमने देखा था कि ये वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। मनोविज्ञान के सिद्धांत जो है निश्चित है। क्या है भाई? इसके सिद्धांत फिक्स्ड हैं। भविष्यवाणी संभव है, लेकिन सिद्धांत तो फिक्स्ड है, लेकिन इनमें क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। कार्य कारण जो है संबंधों की व्याख्या करता है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह निरीक्षण और तथ्यों पर आधारित है। व्यवहारिक है, व्यवहारिक क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है। तो व्यवहार वर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यवहार इसका केंद्र बिंदु है। अब है अनुप्रयुक्त है अप्लाइड साइंस ये, तो ये है भावी जीवन में उपयोगी है, ठीक है। सामाजिक, सोशल है ये, नियम समाज इस पे लागू किए जाते हैं। इसमें नियम क्या है, समाज पे लागू किए जाते हैं, सामाजिक में नाम से स्पष्ट है।
विकासशील में क्या है, डेवलपिंग है, निरंतर नए अन्वेषण खोज करते रहते हैं, नए परिवर्तन अनुसंधान इसमें होते रहते हैं। विधेयात्मक है, धनात्मक है, सकारात्मक है। विधेयात्मक, धनात्मक, सकारात्मक आए तो ये क्या है, सारे पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइंस है, कारणों पर बल देते हैं, व्यवहार और तथ्यों का यथावत रूप से अध्ययन करते हैं, तो ये भी सही है। फिर है पॉजिटिव वर्ड अलग है, यहाँ पे अफर्मेटिव अलग है, मतलब स्वीकारात्मक है, तो ये स्वीकारात्मक है। जी हाँ, मानव व्यवहार की व्याख्या करते हैं, वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल देते हैं, और इसमें क्या है, यह चाहिए के स्थान पर जो है शब्द का प्रयोग करता है। क्या है, चाहिए के शब्द स्थान पे क्या है शब्द का प्रयोग ये करता है, स्वीकारात्मक है। ठीक है, तो विधेयात्मक हो गया, स्वीकारात्मक हो गई, विकासशील हो गई, सामाजिक हो गई, अनुप्रयुक्त हो गई, व्यवहारिक हो गई, और ये वैज्ञानिक हो गई इसकी प्रकृति। आगे देखो, फिर क्या है, ये प्रयोगात्मक भी है, प्रैक्टिकल भी है। इसमें अध्यापक के द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रयोग करवाए जाते हैं। विशिष्ट भी है, स्पेसिफिक है, ये व्यवहार के तथ्यों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यह शिक्षण व सीखने में महत्व है। अकादमिक विषय है, एकेडमिक डिसिप्लिन है, इसमें शिक्षार्थी का व्यवहार, सूचना, सिद्धांत और विधियाँ शामिल है। क्या है भाई, ये एकेडमिक भी है। एकेडमिक में क्या आता है, शिक्षार्थी का व्यवहार आ जाएगा, सूचना, सिद्धांत और विधि आ जाएगी। शिक्षात्मक है, क्योंकि शिक्षात्मक में क्या है, हम शिक्षा प्रदान करता है, ये शिक्षण और अधिगम से ये संबंधित है। आगे देखो क्या है, आगे है शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं है। अनुप्रयुक्त तो है, अप्लाइड तो है, बिल्कुल ये अप्लाइड है। ठीक है, व्यवहारिक भी ये है, सामाजिक भी ये है, और आदर्श मूलक, तो आदर्श मूलक जैसी कोई बात नहीं की हमने। नॉर्मेटिव ये नहीं है, तो ये अपना रोंग है, जो रोंग है वही आंसर है इसका, मतलब फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्या पूछा है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ये बता दो। तो फर्स्ट ग्रेड में 14 में पूछा, फर्स्ट ग्रेड में 16 में, और फर्स्ट ग्रेड में 22 में रिपीट कर दिया, फिर यही क्वेश्चन सेम टू सेम। तो आप देखो, अगर आप प्रीवियस उसको ईयर क्वेश्चन जो करके जाते हैं उनसे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन इधर उधर जाते हैं, वो भी घुमा फिरा के पूछता है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन ही दे दिया। तो PYQ करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। आपको पता भी चलेगा RPSC कैसे क्वेश्चन रिपीट करती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। तो आप PYQ ज़रूर देखें। और दिशा बुक में यही सबसे बेस्ट है कि ये क्या है, पूरी व्याख्या देते हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी तो अगर यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। मानक विज्ञान है भाई शिक्षा मनोविज्ञान। अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अनुप्रयुक्त तो है, अप्लाइड है भाई, ठीक है। और विशुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। अपन से तो पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो अपन को तो यही मिल गया है क्या अनुप्रयुक्त है। तो जी हाँ, अनुप्रयुक्त है, अप्लाइड है, ठीक है। तो यही अपना आंसर है। आगे देखो, शिक्षा मनोविज्ञान अब नहीं है, कभी पूछ रहा है, कभी पूछ रहा है नहीं है, तो यही पूछेगा प्रकृति में। ये प्रकृति पूरी देख लेना अच्छे से, इसी में से घुमा फिरा के वो पूछेगा। मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है, अनुप्रयुक्त वही अप्लाइड हो गई, अप्लाइड तो है ही है। और क्या है भाई, शिक्षा का विज्ञान भी है ये, एक धनात्मक विज्ञान भी है ये। तो जी हाँ, बिल्कुल ये धनात्मक विज्ञान है, अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक भी है। क्या है भाई, ये स्वीकारात्मक भी है और व्यवहारात्मक भी है। क्या है ये, व्यवहारात्मक है, वैज्ञानिक है, ठीक है। और क्या है ये, सोशल भी है, सामाजिक भी है, विकासशील है। तो ये सब ये है। और इसमें पूछा है क्या नहीं है, तो नहीं वाला आपको दिख रहा है, ये नॉर्मेटिव नहीं है, नॉर्मेटिव ये नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो डैश के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। तो किस में ये सहायता करती है भाई, शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की ही ब्रांच है, ये तो हमने देख लिया। और कौन सी ब्रांच है, तो अप्लाइड वाली है, ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी है ये। तो ये शाखा है जो किन कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है, तो ये हमें शिक्षण और प्रेरणा में सहायता करती है। तो ये नहीं, ये हमें सहायता करती है व्यक्तित्व और सीखने में, तो नहीं। ये सबसे ज़्यादा हमें शिक्षण में और अधिगम में क्या करती है, सहायता करती है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये मैंने आपको बताया था, स्किनर वाली डेफिनेशन है, शिक्षण अधिगम नहीं करके जाएंगे तो आपकी स्किन उधेड़ देंगे, वैसे ही ये, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। तो कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, ये एक नियामक है क्या, प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, विज्ञान का शुद्ध मनोविज्ञान है,
शिक्षण और अधिगम से संबंधित विज्ञान है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। यहाँ पर तो है पूछा है, तो शिक्षण और अधिगम से संबंधित ये विज्ञान है। तो यहाँ पे भी यही था, शिक्षण अधिगम वाला ये डेफिनेशन यहाँ पे पूछ ली वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। क्या है भाई, कौन सा प्रकृति नहीं है। कभी पूछ रहा है, कभी पूछ रहा है नहीं है, यहाँ पूछ ली नहीं है प्रकृति। तो व्यवहारात्मक विज्ञान तो है बिल्कुल, विधेयात्मक पॉजिटिव भी है, सही है। नियामक विज्ञान ये नहीं है, ठीक है, नियामक ये नहीं है, नियामक नहीं है ये, ठीक है। मैंने शायद पहले आपको बता दिया जल्दबाजी में, नियामक है, नियमों पे चलता है, तो नियमों पे ये शिक्षा मनोविज्ञान नहीं चलता है। पहली वीडियो में थ्योरी में भी शायद गलती से बता दिया था, तो प्लीज़ करेक्ट कर लेना। जल्दबाजी में थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, तो आप उसको मैनेज कर लें, ठीक है। आगे से और ध्यान रखेंगे कि आपको जो है बिल्कुल सही चीज़ें बताई जाए। थोड़ा सा चाहे स्लो बोल लेंगे यहाँ पे। तो नियामक विज्ञान ये नहीं है, नियमों पे शिक्षा मनोविज्ञान नहीं चलता है। अनुप्रयोगात्मक ये है, अनुप्रयोगात्मक है, एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे कराए जाते हैं टीचर के द्वारा, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया थर्ड, नियामक ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। वापस से वही, व्यवहारात्मक है, सामाजिक है, धनात्मक पॉजिटिव है, मानकीय ये नहीं है, नॉर्मेटिव। अब मानकीय समझ में नहीं आ रहा होगा तो नॉर्मेटिव को याद रखें, इंग्लिश में सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नॉर्मल ये नहीं है, ऐसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है। क्या है, प्रकृति के लिए सही नहीं है, ये पूछ रहा है। एक सुसंगठित व्यवस्थित सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण है ये, ठीक है। तो ये शैक्षिक मनोविज्ञान बिल्कुल है, सुसंगठित है, व्यवस्थित है, सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण करता है। यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, साइंटिफिक है, बिल्कुल है। सकारात्मक विज्ञान के लिए एक नियामक विज्ञान है। तो सकारात्मक विज्ञान तो है लेकिन नियामक विज्ञान ये नहीं है, तो ये गलत है। हमेशा सत्य की खोज में रहता है, तो हमेशा सत्य की खोज में ये रहते हैं, ठीक है। अपने से पूछा था कि ये सही कौन सा नहीं है, तो ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है उसको दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है। सर्वाधिक सही उत्तर है अनुप्रयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान। तो अप्लाइड मनोविज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है, और ये मनोविज्ञान की ब्रांच भी है। जंतु मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान इसका उत्तर नहीं है। अपने को तो यहाँ पे यही बताना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है उसको दर्शाने वाला सबसे सही उत्तर अप्लाइड है, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। तो उपयुक्त पद बता दीजिए, क्या है भाई उपयुक्त पद। तो निश्चयात्मकता है, संभावनापूर्णता है, पूर्वनियतता है, विकासशीलता है। क्या है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए कौन सा पद उपयुक्त है। तो यहाँ पे ये फिक्स तो है ही, संभावना इसमें कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पूर्वनियतता ये है, ठीक है। विकासशीलता इसमें जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विषय वस्तु के लिए। विषय वस्तु की व्याख्या के लिए क्या है, ये विकासशीलता है, ये सही है सबसे। शिक्षा मनोविज्ञान जो है नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधानिक परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ और अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की है प्रकृति है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति कौन सी है भाई, जिसमें हम बेहतर सूझ के प्राप्त करते हैं और अन्वेषण संशोधित विधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये है अपनी क्या है, डेवलपिंग कर रहे हैं हम, इसमें सूझ बढ़ा रहे हैं, अपनी अन्वेषण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा अपने विकासशील में। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विकासशील बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो विकासशील यहाँ पे आएगा। ये रिसेंटली 2nd ग्रेड में जो 23 में एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा था। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त है, देखो भाई पढ़ो। यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक है, तो ये सबसे सही है। देखो धनात्मक की हमने बात की थी, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल है। और प्रयोगात्मक भी है, एक्सपेरिमेंटल है। यह अवैज्ञानिक प्रकृति, अवैज्ञानिक नहीं है जी, ये तो है वैज्ञानिक। कौन सी है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यह अनुप्रायोगिक और नियामक है। नियमों की बात यहाँ पे नहीं करते हैं, नियमों की बात नहीं करते हैं, तो ये भी रॉन्ग है।
फिर है यह भविष्य कथन के साथ एक नियामक विज्ञान है। वापस नियामक आ गया। भविष्यवाणी तो कर सकते हैं लेकिन नियामक नहीं है, तो ये गलत है। तो सबसे सही अपना ऑप्शन नंबर ए ही है, सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है। आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। क्या है? एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? कौन सा उपयुक्त नहीं है बताओ? तो यह तथ्यों को जैसे वे हैं उसकी तरह लेते हैं। यह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसकी तरह लेते हैं। यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेते हैं जैसा कि उन्हें होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सकारात्मक विज्ञान पूछ रहा है ये, तो सबसे उपयुक्त कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें जो है तथ्यों को हम तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेते हैं जैसा उन्हें होना चाहिए। ये बात यहाँ पे गलत है। ठीक है। यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी की तरह ही लेते हैं, ये सही है। ये तथ्यों को वैसे ही लेते हैं जैसे उनको लेना चाहिए, ऐसे ही ये सब सही है। तर्क और नैतिकता की दृष्टि से हमेशा इसमें नहीं लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में, क्या है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं है ये बताना है। मनोविज्ञान के सिद्धांत और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग मनोविज्ञान के सिद्धांत और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, ये है। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से ही संबंधित है। तो केवल शिक्षण से संबंधित ये नहीं है, ओनली शिक्षण यहाँ पे नहीं आएगा। तो ओनली वर्ड जो है यहाँ पे नेगेटिव का काम कर रहा है। शैक्षिक मनोविज्ञान जो है शिक्षित परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्ष का होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो क्रमबद्ध अध्ययन ये बिल्कुल है, तो ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? प्रकृति, वापस वही प्रकृति शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है। अधिगमकर्ता स्टूडेंट का व्यवहार का अध्ययन ही तो करता है ये, और क्या करता है? अधिगमकर्ता के व्यवहार हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। बिल्कुल। बालक के व्यवहार के अध्ययन के लिए साइंटिफिक अप्रोच अपनाता है, बिल्कुल सही है। यह तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। तो तर्क, दर्शन और नैतिकता की बात यहाँ पे नहीं की गई है, तो ये रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही आंसर है। यह अधिकतर पर्यावरण के संबंध में शिक्षार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है इससे संबंधित है। तो ये सही है, ये आप ऐड कर लेना, नई चीज़ें पहले नहीं पढ़ी थी अपन ने। तो अपना आंसर तो जाएगा यहाँ पे ये तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है, ये बात यहाँ पे नहीं की जाती है, तो ये अपना रॉन्ग है। तो जो रॉन्ग है वही आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा है जो भाई इससे संबंधित नहीं है? तो है प्रत्यक्षीकरण और चिंतन, लेखन और वार्तालाप, विकासात्मक विशेषता, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा। तो क्या पूछा है? शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा कारक जो कि अधिगम प्रक्रिया से रिलेटेड नहीं है? ठीक है। अधिगम प्रक्रिया से रिलेटेड कौन सा नहीं है भाई? तो प्रत्यक्षीकरण और चिंतन जो है इसमें तो क्या है, आपको यहाँ पे थिंकिंग करनी है, सीखना है। ठीक है, ये तो है संबंधित। लेखन और वार्तालाप में भी क्या है, आपको प्रोसेस लगेगी, ये भी सही है। विकासात्मक विशेषता जो है विकासात्मक विशेषता जो है अपने अधिगमकर्ता से ही रिलेटेड है, अधिगम प्रक्रिया से नहीं है। ये क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया किससे रिलेटेड है? बच्चे से रिलेटेड है, अधिगमकर्ता से रिलेटेड है। इसने पूछा है अधिगम प्रक्रिया, तो अधिगम प्रक्रिया से संबंधित तो प्रत्यक्षीकरण, चिंतन है, लेखन, वार्तालाप है, और अधिगम के लिए अभिप्रेरणा है। तो ये वाला रॉन्ग है, यही आंसर है। आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। क्या है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति किसे बताती है? तो यह प्रकृति क्या बताती है भाई? तो यह प्रकृति बताती है कि प्राकृतिक विज्ञान है, जी नहीं। व्यवहारिक विज्ञान है, तो जी हाँ। मनोविज्ञान सिद्धांतों का शिक्षा क्षेत्र में अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग कर रहे हैं, व्यवहार में ला रहे हैं, तो व्यवहारिक विज्ञान है। विधेयात्मक रोंग हो गया, सामाजिक भी रोंग हो गया। आगे देखो, आगे क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा सही नहीं है? अब सही नहीं है, सही है, यही चलता रहेगा बार बार। देखो, फर्स्ट ग्रेड में 2022 ड्राइंग सब्जेक्ट में पूछा था। यह एक सकारात्मक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। यह व्यवस्थित है, जी हाँ।
तो ये व्यवस्थित तो है ही, ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग भी करते हैं, तो 1 2 3 तो सही है। और ये बोल रहा है अब कि ये असंगठित है, तो ये असंगठित नहीं है, ये तो क्या है, यहाँ बोल दिया व्यवस्थित है और यहाँ बोल रहा है असंगठित है, तो ऐसे थोड़ी होता है। असंगठित वाला गलत है, व्यवस्थित है, ये सकारात्मक है, वैज्ञानिक है, स्वीकारात्मक है और क्या है, ये प्रयोगात्मक भी है, ऐसे हमने लिखे थे। तो अपना 1 2 3 सही हो जाएगा। 1 2 3 जो है वो सही है, लेकिन इसने क्या पूछा है, सही नहीं है, तो सही नहीं है तो 4th सही हो जाएगा। केवल 4 गलत है, तो केवल 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवस्थित विज्ञान है, यह असंगठित नहीं हो सकता है। थोड़ी सी क्लास और आपकी बची है, तो थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखें। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, गलत बताना है। तो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग है, सिद्धांत सार्वभौमिक है, यह शुद्ध विज्ञान है, कार्य कारण पर आधारित है। तो देखो वैज्ञानिक पद्धति का यूज़ तो यहाँ पे कर रहे थे अपन, सिद्धांत यूनिवर्सल भी है, यहाँ पे प्योर विज्ञान ये है, प्योर साइंस है, देखा था हमने। कार्य कारण पे आधारित, सॉरी प्योर साइंस जो है ये नहीं है, ये देखो जल्दबाजी में हो गया ना गलत। शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है, ये प्योर वाली नहीं है, प्योर नहीं है जी, प्योर नहीं है, कौन सी है, अप्लाइड है, अप्लाइड है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। शिक्षा को आप अप्लाई करेंगे तो ऐसे याद रह भी जाएगा। तो ये वाला गलत है, गलत पूछा है इसने, तो ये अपना आंसर है, कार्य कारण पर ये आधारित है, ये वाला सही। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, लेकिन ये शुद्ध विज्ञान नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, ये अप्लाइड साइंस है, अनुप्रयुक्त साइंस है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक के नियम जो है, सिद्धांत और तथ्यों का उपयोग करके शिक्षा क्षेत्र में बालक का सर्वांगीण विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ साथ कार्य करता है, ठीक है, ये बताना है। तो ये सही है, अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक की बुद्धि और विकास का अध्ययन है, तो बालक की बुद्धि और विकास का अध्ययन हम इसमें करेंगे, आगे जाके देखना बुद्धि विकास आएगा, पूरा अपने चैप्टर है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है, तो व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या ये करता है, तो जी हाँ ये करता है अधिगम अनुभवों की व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों को मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है, तो मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन जो है हम यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन भी यहाँ पे हम करते हैं, तो ये भी यहाँ पे सही है। लेकिन इसने ये दे दिया भाई सर्वाधिक उपयुक्त वर्ड, सर्वाधिक उपयुक्त में अपने आ जाएगा मनोवैज्ञानिक आयाम, जो साइकोलॉजिकल अपने क्या है नियम, उनका अध्ययन यहाँ पे करते हैं। ये देखो अभी हमने देखा था, क्या यहाँ पे देखा था हमने कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये मनोवैज्ञानिक नियम, सिद्धांत और तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में बालक का सर्वांगीण विकास करने में हेल्पफुल है, तो ये वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्या और प्रक्रिया और उत्पादों से रिलेटेड है, तो शिक्षा की जो प्रॉब्लम्स है, प्रोसेस है, उत्पाद है, उनसे रिलेटेड कौन सी शाखा है भाई, तो ये शाखा है अपनी शैक्षिक मनोविज्ञान ही है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक तो नहीं है, पशु वाली बात भी नहीं है, चाइल्ड साइकोलॉजी भी नहीं है, अपने तो मनुष्य वाली शैक्षिक वाली है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है, इसके सिद्धांत और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, तो इसके नियम और सिद्धांतों में परिवर्तन संबंधित नहीं है, तो नहीं है। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं, जी हाँ करते हैं। इसके सिद्धांत जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, बिल्कुल हाँ है। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रेडिक्शन हम इसमें कर सकते हैं, तो ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। और सबसे गलत यही है, सिद्धांत और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत है, तो जो गलत है वही आंसर है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, बिल्कुल, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकें, तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त ये है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए ज़रूरी है ताकि वो क्या करे, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, तो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षक को कैसे मदद करता है, स्वयं के ज्ञान और तैयारी में, गलत। बच्चे के चरित्र विकास में, ये भी गलत। उचित
शिक्षक मनोविज्ञान जो है शिक्षक को मदद करता है किसमें, स्वयं के ज्ञान में तैयारी में, सही है। बच्चे की चरित्र विकास में, ये भी सही है। उचित शिक्षण विधियों के उपयोग से, तो ये भी सही है। हम अगर टीचिंग लर्निंग मेथड सही यूज़ करेंगे तो बच्चे के चरित्र में विकास भी होगा और उसके लिए आपको ज्ञान और तैयारी होनी चाहिए। तो ये शिक्षक की इस तरह से मदद करता है, तो उपयुक्त सभी आपने सही है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। क्या है भाई, बालकों का और विद्यार्थियों को समझना, तो ये सही है। विज्ञान के नियमों को कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना, विश्व के बारे में स्वयं की गलत संप्रत्यों को सुधारना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें क्या है, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है कि वो बालकों को और विद्यार्थियों को समझे। ठीक है, तो ये वाला सबसे सही है। यहाँ पे एक शिक्षक को क्या होना चाहिए भाई, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चे आपसे क्या है, डर जाएंगे। ठीक है, तो आपको उनको क्या है, थोड़ा सा प्यार से समझाना चाहिए कि आपने ये गलती की है, आप इस गलती को सुधार लीजिए, और उनको अच्छे से उसके बारे में बताना चाहिए। ये नहीं कि उनको डांटने बैठ गए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। तो ये भी गलत है। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित डिलीवर करने में कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं किया जाना चाहिए। क्या हो रहा है भाई से, जब शिक्षार्थी जो स्टूडेंट है अपने विचार बता रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं बताने की, तो उनको तुरंत ठीक नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप बार बार उनको टोकेंगे तो उनको लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, और वो क्या है, निराश हो जाएंगे और आगे से वो क्लास में बोलेंगे भी नहीं। तो ये बात जो है आपको नहीं करनी है। एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, जब शिक्षार्थी जो है अपने विचारों को संप्रेषित करे, कोशिश करे, तो उनको ठीक नहीं करना चाहिए। बाद में उनको बताना चाहिए आराम से कि आपने ये गलत किया था। तो ये सही है। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराने चाहिए। तो ज़्यादा लेक्चर यहाँ पे नहीं जानने चाहिए। अगर आप क्लास में ज़्यादा लेक्चर देंगे, व्याख्यान देंगे, ठीक है, तो बच्चे आपसे क्या है, परेशान हो जाएंगे। तो ये वाला यहाँ पे रॉन्ग है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। कैसे, विकास की विशेषताओं को समझने में, वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में। तो यहाँ पे क्या है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूछ रहा है कि ये शिक्षक की कैसे हेल्प करते हैं। तो शिक्षक की हेल्प करते हैं विकास की विशेषताओं को समझने में, सही है। जो वैयक्तिक विभिन्नताएं, अलग अलग जो बच्चे हैं उनकी विभिन्नताओं को समझने में हेल्प करता है। बालकों की समस्याओं को समझने में भी हेल्प करता है। तो ऑल अपने सही है। अब लास्ट फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या है। लास्ट है उपयुक्त सभी, तो अपन ने भी देखा था ऑल ऑफ दीज है, तो ऑल वाला ये फोर्थ ऑप्शन सही है। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने और विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है पूछा है, तो कौन सा उपयुक्त नहीं है भाई, तो ये बताओ। उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग, तो ये तो सही है। बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, ये भी सही है। कक्षा में पूर्ण नीरवता, अगर आप बोरिंग तरह से पढ़ाएंगे तो क्या है, बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे, सो जाएंगे। आप सो रहे हैं तो बच्चे भी सो जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। ये तरीका आपको नहीं अपनाना है। नए विषय को पूर्व परिचित करके बताना है, ठीक है, पूर्व ज्ञान से जोड़ के बताना है। आपने जब बीएड की होगी तो आपने वहाँ पे बताया भी होगा कि हम ये पहले से जानते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पे हमने ये बताया, वो बताया, तो आपको वहाँ पे सब पता होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको स्कूल में भी पढ़ाना है कि आपको बच्चों को जो उनको पहले से पता है, चीज़ें देखी हुई है उनकी, उनसे रिलेट करके ही टॉपिक को शुरू करना है। तो अपने यहाँ पे ये सही है कि जो पूर्ण निरवता है इसको बनाए नहीं रखना है। तो जो नहीं रखना है वही आंसर है, तो ये बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है। अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, क्या है भाई, अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, वैयक्तिक विभिन्नताओं की पहचानने में, कक्षा की समूह गतिशीलता बढ़ाने में, अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, सहायक नहीं है पूछा है इसने। तो अधिगमकर्ता की विकासात्मक विकासता को समझना मतलब स्टूडेंट की जो डेवलपमेंटिंग क्या है, विशेषता है, उनको समझने के लिए तो ये हेल्पफुल है शिक्षा मनोविज्ञान। व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग विभिन्नता है, उनको पहचानने में भी हेल्पफुल है। कक्षा की समूह गतिशीलता जो है उसको पढ़ाने में भी ये हेल्पफुल है। लेकिन जो अधिगम की अभिक्षमता है उसको बढ़ाने में ये सक्षम नहीं है। तो ये वाला गलत है, तो यही अपना आंसर है। आगे देखो,
आगे क्या है, कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने के लिए अध्यापक को निम्न में से कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। क्या करने चाहिए भाई, प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कक्षा में प्रथम आने वाले बालक को कमज़ोर बालकों की सहायता के लिए अवसर देने चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, जो अगर फर्स्ट आ रहा है तो उसको कुछ तो चीज़ें आती होंगी, कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, तो वो कमज़ोर बच्चे को हेल्प करने के लिए अवसर दे सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सही है। कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमज़ोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना। तो इससे क्या होगा, प्रेरणा युक्त वातावरण इससे नहीं बनेगा। प्रथम आने वाले बालक की तो आपने प्रशंसा कर दी, और जो कमज़ोर बालक है उनको और मेहनत के लिए यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं, और ये बता के कि ये बच्चा तो क्या है प्रथम आया है और उसकी ज़्यादा ही बढ़ाई करे जा रहे हैं, तो जो कमज़ोर बालक है उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बात क्या है यहाँ पे आपको फॉलो नहीं करनी है, तो इससे प्रेरणादायक वातावरण नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, कमज़ोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना। तो ये भी गलत है कि कमज़ोर बालकों का ध्यान अगर आप क्या करेंगे, लक्ष्य की तरफ क्या कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे, तो उससे भी ये थोड़ी है कि वो बच्चा पूरा ध्यान लगा के पढ़ने लग जाएगा, तो ये भी रॉन्ग अप्रोच है। कमज़ोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों से, तो इससे भी क्या है, प्रेरणादायक माहौल नहीं बनेगा। सबसे उपयुक्त तो यही है, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा कार्य नहीं करना है आपको, तो कौन सा नहीं करना है, कमज़ोर बालकों को मतलब प्रथम आने वाले बालकों की प्रशंसा करनी नहीं है ज़्यादा, और कमज़ोर बालकों को हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक है। ये सब तो आप कर सकते हैं, कमज़ोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की तरफ स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे क्या उनको मोटिवेशन मिलेगा। ये पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है पूछा है तो ये नहीं करना है। ये भी कर सकते हैं कमज़ोर बालकों की प्रशंसा, अभी मैंने आपको थोड़ा शायद रॉन्ग बता दिया था, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, सामाजिक वातावरण, शिक्षक विषय और शिक्षार्थी दोनों ही, केवल शिक्षार्थी या केवल विषय। तो जो शिक्षक है उनको क्या ध्यान में रखना है भाई, उनको विषय को भी लेके चलना है, और शिक्षार्थी जो है स्टूडेंट है इनको भी लेके चलना है। तो सबसे उपयुक्त अपना सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर लिया है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। क्या नहीं है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, ये पूछा है, तो ये अप्लाइड तो है, व्यवहारिक भी है, सामाजिक भी है, लेकिन ये आदर्शात्मक नहीं है, नॉर्मेटिव नहीं है। ये सारी प्रकृति वापस दिए, देखो वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, अप्लाइड है, सामाजिक है, विकासशील है, विधेयात्मक, धनात्मक, सकारात्मक भी है, स्वीकारात्मक, अफर्मेटिव भी है। इसमें क्या है, हम चाहिए की जगह पे है शब्द का यूज़ करते हैं। प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल भी है, और ये है विशिष्ट भी, स्पेसिफिक भी है, अकादमिक भी है, और शिक्षात्मक मतलब एजुकेशनल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है किसमें। क्या पूछ रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है किसमें भाई, तो बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में। तो जी हाँ बिल्कुल, बाल स्वभाव और व्यवहार जानने में सही है, बच्चों के चरित्र निर्माण में ये भी सही है, और उपयुक्त सभी के लिए, तो ऑल ऑफ दिस सही है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। मनोविज्ञान जो है शिक्षक के लिए उपयोगिता है, कैसे कैसे है, तो देखो विषय वस्तु का चयन और आयोजन इसमें कर सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट है, छात्रों को जानने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सामाजिकता सोशल बनने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, शिक्षण पद्धति टीचिंग लर्निंग मेथड के लिए इम्पोर्टेंट है, मूल्यांकन करेंगे आप, इवोल्यूशन और परीक्षण टेस्ट करेंगे तो भी इम्पोर्टेंट है, विशिष्ट छात्रों की समस्या समाधान जो है स्पेशल स्टूडेंट है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये हेल्पफुल है, प्रयोग जो है एक्सपेरिमेंट और रिसर्च अनुसंधान के लिए ये हेल्पफुल है, अनुशासन डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये यूज़फुल है, मानव संबंधों में सुधार करने के लिए, अध्यापन की कला और तकनीक सुझाने के लिए, समस्यात्मक बच्चों की सहायता करने के लिए, बच्चों को जानने में शिक्षकों की सहायता करने के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है, तो अधिगमकर्ता को जानना तो सही है, विषय वस्तु का चयन और संगठन करना ये भी सही है, सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देनी है ये भी सही है, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझाना, तो असामान्य मनोविज्ञान वालों को हम नहीं समझाएंगे, उनको तो क्या समझाएंगे, और लोग ही समझाएंगे, उनकी तो जांच करेंगे, निदानिक उनका उपचार करेंगे, ठीक है। तो ये वाला रोंग है, तो ये मनोविज्ञान का कार्य नहीं है, शैक्षिक मनोविज्ञान का, तो ये रोंग है। निम्नांकित में से कौन सा जो है शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है, वापस वही क्वेश्चन पूछ लिया घुमा फिरा के। देखो
अनुशासन बनाए रखने में सहयोग है, बिल्कुल सही है। कक्षा कक्ष की समस्याओं का समाधान करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास की। आकलन और मूल्यांकन करेंगे, सही है। कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारे ही सही है। अब इसने क्या पूछा है थोड़ा सा आप देख लेना इस क्वेश्चन को। मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है भाई? मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, कैरिकुलम बेस्ड, शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित तो ख़त्म हो गया है, बच्चों पे ही सारा ध्यान है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो बाल केंद्रित है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है मनोविज्ञान, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन राइट है अपना। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और कमेंट में आप एक चीज़ और बताएं कि अपनी जो क्लास की लेंथ है वो ठीक है या थोड़ा सा इसको हम कम कर सकते हैं या फिर और ज़्यादा आपके लिए करनी है, तो इसको प्लीज़ बता के जाएं, ठीक है। तो इससे हमें आगे की जो वीडियोस आपके लिए आएंगी उसमें हेल्प मिलेगी। तो आपके लिए आज हम इतना ही कर सकते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में। और आप ये भी बताएं कि ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका टॉपिक जो है, इसके आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत है या आपको और क्वेश्चन चाहिए, या फिर हम दूसरा जो अपना चैप्टर है वो शुरू करें। तो आप ये दोनों चीज़ ज़रूर बता के जाएं। एक तो क्लास की जो लेंथ है, टाइम है, वो ठीक है, और जो है आपको चैप्टर 2 पढ़ना है या इसी के और क्वेश्चंस करने हैं। तो ये दोनों चीज़ आप ज़रूर कमेंट में बता के जाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।